हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था किंगडम के राजा मारीजो की तरफ जा रहे होते हैं, यानी कि रिवेरी में जा रहे होते हैं। इसके बाद हमें आकिन्यू दिखाया जाता है, सेनगोकू दिखाया जाता है, किजारू दिखाया जाता है और ये तीनों लूफी के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब आइए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है किजारू से, जहां पर किजारू बोलता है कि ओए आकिन्यू, लोग मुगिवारा लूफी को 5th एम्परर बुला रहे हैं। मैं तो हैरान रह गया। आकिन्यू बोलता है कि मैंने तुमसे बोला था ना कि जाके अपना काम करो। किजारू बोलता है कि भाई सुन, ये हमारे लिए एक और समस्या बनने वाला है। आकिन्यू बोलता है कि मैंने कसम खाई है, मैं इन सारे पायरेट्स को जान से मार दूंगा और 2 साल में मेरा गोल बिल्कुल नहीं बदला है। फिर हमें सेनगोकू दिखाया जाता है, जो कि अपनी यादों को याद कर रहा होता है कि 2 साल पहले हमने एस का पब्लिक एग्जीक्यूशन किया था और उसी दिन मुगिवारा लूफी आसमान से नीचे कूदा था। वो व्हाइट बियर्ड का एरा था, लेकिन इस एरा में बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लूफी ऊपर से नीचे कूदा था, वही पूरा सीन दिखाया जाता है। फिर सेनगोकू बोलता है कि यार मुगिवारा बड़ा ही कमाल का बंदा है, ये वही बंदा है जिसने इंपेल डाउन में एक अलग सी तबाही मचाई थी। दूसरी चीज, व्हाइट बियर्ड से फेस टू फेस बात कर रहा था, भाई कमाल का। और इसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जब लूफी एस को बचा लेता है, लेकिन उसके बावजूद एस को मार दिया जाता है। ये बहुत ही दर्दनाक सीन होता है। फिर हमें व्हाइट बियर्ड की भी मृत्यु दिखाई जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होती है। हमें फिर दोबारा सेनगोकू दिखाया जाता है, जो बोलते हैं कि उस वॉर के बाद पायरेट फिर दोबारा से बढ़ने लग गए हैं। और सही बताऊं तो मुगिवारा, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम इस एरा में इतना बड़ा रोल प्ले करने वाले हो। इसके बाद हमें आकिन्यू दिखाया जाता है, जो बोलता है कि मैं उन सारे पायरेट्स को जान से मार दूंगा। व्हाइट बियर्ड ने सबको कितने अच्छे से बेवकूफ बनाया कि वन पीस असली है, लेकिन सब झूठ है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो पुराना मरीन फोर्ट था, जिसे बर्बाद कर दिया गया था, अब वो G1 बेस बना दिया गया है। अब दोस्तों हमें रेड लाइन दिखाई जाती है, जिसके ऊपर सेलेस्टियल ड्रैगन्स रहते हैं, उसके पीछे G1 बेस है और उसके आगे न्यू मरीन फोर्ट बेस है। यानी कि ये साफ साफ इशारा करता है कि जिस दिन न्यू मरीन फोर्ट बेस फूटेगा, यानी कि तबाह कर दिया जाएगा, उस दिन सेलेस्टियल ड्रैगन्स को भी जान से मार दिया जाएगा। यानी कि जो उन्हें बचा रहा है वो कोई और नहीं, न्यू मरीन फोर्ट बेस है बस, और कोई उसे नहीं बचा रहा है। इसके बाद हमें दिखाई जाती है रेड लाइन, जहां पर सेलेस्टियल ड्रैगन्स रहते हैं, वहां पर इंसान भी रहते हैं, आगे भी इंसान रहते हैं और पीछे भी इंसान रहते हैं। तो यहां पर एक नियम भी है कि आगे वाले इंसान पीछे नहीं जा सकते हैं और पीछे वाले इंसान आगे नहीं आ सकते हैं। फिर हमें वही इंसान दिखाए जाते हैं जो कि हर रॉयल फैमिली, यानी कि हर किंगडम के राजा का स्वागत कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हमें दिखाया जाता है रोसवान किंगडम का राजा। इसके बाद हमें टजीने किंगडम की रानी दिखाई जाती है, किंगडम ऑफ डेड का राजा दिखाया जाता है, बेलीवुड किंगडम का भी राजा दिखाया जाता है, जहां पर लोग उस राजा से बोलते हैं कि भाई ये कितना धीरे चलता है। तो वो राजा लोगों से बोलता है कि मैं धीरे चलता हूं, लेकिन मैं पीछे कभी नहीं मुड़ता। इसके बाद मैदान में एंट्री होती है किंग नेपट्यून की, जिसे देखकर लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर मैदान में गार्प भी आता है। गार्प किंग नेपट्यून को अपनी सिक्योरिटी में लेकर आया होता है। गार्प शिराहुशी से बोलता है कि बाहर निकलो, क्योंकि शिराहुशी अभी भी लोगों से मिलने में, उन्हें देखने में डर रही होती है, लेकिन जब वो बाहर निकलती है तो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कराती है। इसके बाद गार्प उन्हें लेकर आगे जा रहा होता है। तो कुल मिलाकर गार्प की सिक्योरिटी में दोस्तों फिशमैन आइलैंड आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों मैं रियोक्युग्यू को रियो बोलने वाला हूं, तो अब ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद हमें रियो और फुजितोरा दिखाए जाते हैं, जहां पर रियो फुजितोरा को बताता है कि साकाजुकी आकिन्यू ने मुझसे बोला है कि मैं तुम्हें यहां से निकाल दूं। फुजितोरा बोलता है क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? रियो बोलता है कि भाई तू कैसी बातें कर रहा है, मैं तुमसे बिल्कुल लड़ना नहीं चाहता हूं, क्या तुम इस कॉन्फ्रेंस को तबाह करना चाहते हो? फुजितोरा बोलता है कि जिसे मैं तबाह करना चाहता हूं वो है यहाँ का सिस्टम। इसके बाद फुजितोरा बोलता है कि तुमने मुझे खाना खिलाया, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और ये खाना काफी ज्यादा टेस्टी है। जिसके बाद रियो बोलता है कि फुजितोरा एक बात बताओ, तुम काफी लंबी जर्नी से आ रहे हो, वेगापंक क्या कर रहा है? तो फुजितोरा उसे बताते हैं कि खैर मैंने ज्यादा ध्यान से तो नहीं देखा है, लेकिन हाँ वेगापंक ने कमाल की चीज बनाई है, जिसकी वजह से हमें अब 7 वॉरलॉर्ड्स की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद फुजितोरा उससे बोलता है कि भाई खैर ये छोड़ो,
तुम खाना नहीं खाओगे क्या? वो बोलते हैं कि देखो मैं खाना नहीं खाने वाला हूं, मैं बहुत ही ज्यादा लेजी हूं और मुझे खाना खाने का मन नहीं करता है, लेकिन हाँ कोई सुंदर सी लड़की आके अगर मुझे खाना खिलाए तो मैं खा लूंगा, अन्यथा मैंने 3 साल से खाना नहीं खाया है। और दोस्तों ये बहुत बड़ी बात होती है। नेपट्यून फैमिली को देखकर वहां पर जितने लोग होते हैं वो एकदम से खुश हो जाते हैं और काफी ज्यादा चीयर कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें गार्प दिखाया जाता है जो कि नेपट्यून फैमिली को अपने अंडर में आगे तक ले जा रहा होता है ताकि कोई भी उनका बाल भी बागा ना कर सके। गार्प खुद नेपट्यून फैमिली को दोस्तों सिक्योरिटी दे रहा होता है। ये बहुत बड़ी बात है नेपट्यून फैमिली के लिए भी और बाकी सब के लिए भी। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, शेरा उशी की लोग फोटो खींच रहे होते हैं तो वो थोड़ी सी नर्वस होती है क्योंकि पहली बार उसने इतने ज्यादा लोगों का सामना एक साथ किया होता है। इसके बाद वहां पर कुछ लोग उसके दीवाने हो रहे होते हैं और मॉर्गन उनमें से एक होता है। इसके बाद नेपट्यून गार्प से बोलता है कि हे, तुम्हें नहीं लगता कि मेरी बेटी कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो रही है? गार्प उससे बोलता है कि तुम्हारी बेटी बस फिशमैन आइलैंड में ही पॉपुलर नहीं है, जमीन पर लोग उसके बारे में बात करते हैं और लोगों का यहां तक कहना है कि वो पायरेट एम्प्रेस बोआ हैंकॉक जितनी खूबसूरत है। और ये सुनकर नेपट्यून की थोड़ी सी चिंता बढ़ जाती है। इसके बाद हमें दिखाई जाती है शेरा होशी जो कि गार्प से बोलती है कि लूफी के दादाजी क्या ये फॉरेस्ट है? तो वो बोलते हैं कि नहीं ये फॉरेस्ट नहीं है, ये एक ट्री है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि स्टैली मैदान में आ जाता है। अगर आपको नहीं पता है कि स्टैली कौन है तो मैं आपको बता देता हूं कि ये साबो का भाई है। स्टैली मैदान में आता है गार्प को ट्रोल करने के लिए और वो उससे बोलता है क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? गार्प बोलते हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूं और मेरे सामने से हट जाओ बेवकूफ लड़के। ये सुनकर स्टैली की हालत खराब हो जाती है कि कहीं मैंने गलत तो नहीं सुना। उसकी वाइफ बोलती कि तुमने गलत सुना। यहां पर स्टैली के कुछ बॉडीगार्ड भी होते हैं, वो बोलते हैं कि गार्प कितना रूड है, हमें इसे जान से मार देना चाहिए, जबकि ये भूल जाते हैं कि सामने इनके कौन खड़ा है। स्टैली बोलता है कि तुम लोग गोवा किंगडम में हो, मेरा नाम है स्टैली और मैं इस किंगडम का राजा हूं, तो तुम भी यहाँ के सिटीजन हो तो तुम भी मेरी नजरों में आ सकते हो, तो मेरा सम्मान करना सीखो। लेकिन गार्प को कोई घंटा फर्क नहीं होता है कि तुम कौन हो, तुम कहां के राजा हो। वो तुम्हारी मुंह पर बेइज्जती करेगा, तुम ट्रोल करने की कोशिश करोगे वो तुम्हारी बेइज्जती करके तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ा देगा। इसके बाद वहां पर लिंडबर्ग भी होता है। वो बोलते हैं कि साबो अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद ही तुम्हारा भाई है ना? साबो बोलता है कि हाँ ये मेरा एडॉप्टेड भाई है। तो यहां पर आप समझिए कि जो है गोवा किंगडम में, या फिर मैं बोलूं कि सेलेस्टियल ड्रैगन के पास जाने वाले हैं हमारे साबो और लिंडबर्ग। इसके बाद हमें बताया जाता है कि आखिरकार स्टैली गोवा किंगडम का राजा बना कैसे। तो होता क्या है कि गोवा किंगडम के जो राजा होते हैं वो बहुत ही रहस्यमय तरीके से मारे जाते हैं। इसके बाद उनकी एक बेटी होती है जिससे स्टैली शादी कर लेता है और वो गोवा किंगडम का राजा बन जाता है। इसके बाद हमें साबो की स्टोरी दिखाई जाती है, कैसे वो एस और लूफी से मिला, ये तीनों भाई बन गए। इसके बाद हमें मेन लूफी दिखाया जाता है, यानी कि लूफी दिखाया जाता है। वो भी सबको बता रहा होता है कि साबो कैसे, मतलब उन्हें लगा कि वो मर गया है और फिर वो अपनी फैमिली के बारे में बता रहा होता है। तो यहां पर सांजी बोलते हैं कि इनकी फैमिली के बारे में सुनो जरा। इनका जो भाई था एस, वो व्हाइट बियर्ड की शिप में 2nd डिवीजन कमांडर था। इसके बाद इनका दूसरा भाई है साबो जो कि रिवोल्यूशनरी आर्मी में स्टाफ ऑफ चीफ है, दूसरे नंबर पर है। भाई ये कैसी अजीब फैमिली है। इसके बाद हमें गार्प दिखाया जाता है जो स्टैली से बोलता है कि मेरे सामने से हट जाओ, तुम्हारा मुंह मुझे इरिटेट कर रहा है। और ये सुनकर स्टैली के आंखों से आंसू निकल आते हैं। भाई इतनी बेइज्जती आज तक मैंने किसी की नहीं देखी है। इसके बाद जो स्टैली होता है जो कि गार्प को ट्रोल करने आया होता है, वो उसके कान में जाके फुसफुसाता है कि भाई मैं गोवा किंगडम का राजा हूं, मैं एक सेलेस्टियल ड्रैगन बनने वाला हूं, भाई कुछ तो मेरी इज्जत रख ले। गार्प बोलता है ओ तो अब तुम उनकी तरह बदनाम होना चाहते हो। और ये सुनकर तो भाई स्टैली की हालत खराब हो जाती है कि भाई ये पागल है, ये खुल्लम खुल्ला उनकी बेइज्जती कर रहा है, मौत का कोई खौफ ही नहीं है। स्टैली की हालत खराब हो जाती है। गार्प को सेलेस्टियल ड्रैगन्स का बिल्कुल डर नहीं होता है, तो वो खुल्लम खुल्ला उनकी बेइज्जती करता है और बाद में बोलता है कि ओ मुझे उनके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। लेकिन गार्प को कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद दोस्तों ये लोग लिफ्ट में बैठते हैं और ऊपर जा रहे होते हैं क्योंकि रेड लाइन के ऊपर सेलेस्टियल ड्रैगन्स रहते हैं। तो ये लोग ऊपर जा रहे होते हैं जहां पर शेरा होशी पहली बार सूरज को देखती है और वो जब सूरज को देखती है तो वो देखती ही रह जाती है। इसके बाद मैदान में हमें मोरले भी दिखाया जाता है, करासू भी दिखाया जाता है।
रिवॉल्यूशनरी आर्मी के 4 बंदे मैदान में आ चुके हैं। और इसके बाद हमें यह भी दिखाया जाता है कि लिफ्ट में जो सूट जो बॉडीगार्ड बन के खड़ा हुआ है उनके साथ, वो कोई और नहीं, वो साबो है। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।